हेलो एवरीवन, पाथ आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अलग अलग विषयों और अलग अलग टॉपिक से संबंधित वीडियो लेक्चर्स सुन पाते हैं और अपनी सीजीपीएससी की जो तैयारी है उसको आप मजबूती प्रदान करते हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें आज हम छत्तीसगढ़ की लोक एवं संस्कृति के अंतर्गत लोक नृत्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो फोक डांसेस ऑफ छत्तीसगढ़ हैं इसमें मेनली यदि देखा जाए तो प्रमुख रूप से हमारे पास पंडवानी, राउत नाचा, सुवा नृत्य, पंथी, सैला नृत्य, कर्मा नृत्य, ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं में से कुछ नृत्यों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आज का, ये आपका सीजीपीएससी हो, प्री हो, मेंस हो या फिर सीजी व्यापम या फिर अदर जितने भी आपके स्टेट लेवल के कंपटीशन एग्जाम्स हैं, इसमें आपका जो है यहाँ से प्रश्न आते हैं। ओके, इनकी विशेषताओं से प्रश्न आते हैं, इनके प्रकारों से प्रश्न आते हैं। ओके, जो लोक नृत्य है उसमें किस प्रकार से उसकी शैली होती है, उन शैली में गायन शैली, वाद्य यंत्र, ये सब जो है प्रमुख ऐसे विषय हैं जहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है। डायरेक्ट टू द पॉइंट फैक्ट वाइज क्वेश्चंस आपके आते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पंडवानी के बारे में। ठीक है, देखिए पंडवानी यानी कि पांडवों की वाणी, और पांडव यानी महाभारत के चरित्र हैं। ओके, तो ये एक माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है, हम कह सकते हैं एक पौराणिक गाथा जो कि आपका पंडवानी में गायन शैली के माध्यम से, नृत्य, वादन, नर्तन, इन सभी शैलियों के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि ये महाभारत के चरित्र पर आधारित है तो प्रमुख रूप से जितने भी पंडवानी गायक हैं या पंडवानी जो गाथा यहाँ पर होती है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तब्बल सिंह चौहान, तब्बल सिंह चौहान के द्वारा जो छत्तीसगढ़ी आपका जो महाभारत है, छत्तीसगढ़ी महाभारत, इसका गायन किया जाता है। ओके, प्रमुख जो पात्र होता है पंडवानी में वो होता है भीम, और भीम के चरित्र को बहुत अच्छे तरीके से इसमें उजागर किया जाता है और उसके चरित्र चित्रण को बहुत बेहतर तरीके से बताने के लिए जो अदर जो कैरेक्टर्स हैं, दूसरे जो चरित्र हैं, यानी कि जैसे दूसरे जो पांडव हैं, कौरव हैं, ओके, ये सब भी इस गाथा में आ जाते हैं। और इस प्रकार से एक गाथा जो है मूल रूप से जो है महाभारत से तो ली जाती है, लेकिन सुनने वालों को ये इस बात का भान नहीं हो पाता है कि ये जो गाथाएं हैं वो महाभारत से संबंधित तो हैं लेकिन उससे कुछ अलग भी हैं। उनको लगता है कि वो महाभारत ही की गाथा ही सुन रहे हैं। क्लियर है? तो सब्बल सिंह चौहान के छत्तीसगढ़ी महाभारत से संबंधित है पंडवानी गायन शैली, पंडवानी नृत्य, पंडवानी नर्तन। ओके, याद रखेंगे। पंडवानी के प्रमुख रूप से दो शैलियां हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं। एक है कापालिक शैली और दूसरा है वेदमती शैली। दोनों में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करते हुए अगर हम लोग याद करेंगे तो काफी आसानी से हमें याद हो जाता है। अगर हम बात करें कापालिक शैली की, तो कापालिक शैली कपोल कल्पित घटनाओं पर आधारित है। ओके, यानी कि चरित्र चित्रण करने के लिए इसमें जो गाथाएं हैं, कुछ काल्पनिक गाथाएं भी यहां पर आ जाती हैं पौराणिक महाभारत की गाथाओं के से संबंधित। क्लियर है? तो एक हो गया कापालिक शैली, जिसमें प्रमुख रूप से केवल और केवल गायन शैली पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कापालिक शैली जो होती है, इसको मंच पर प्रस्तुत करने वाला जो गायक है वो एक जगह बैठ करके सिटिंग पोजीशन में इसको प्रस्तुत करता है। वहीं बात करें वेदमती शैली की, तो वेदमती जो लिखित रूप में जो होता है, जिसको हम लोकल भाषा में शब्द कहते हैं और उसी हम वेद कहते हैं। ओके, तो वेदमती शैली वो शैली है जिसमें पंडवानी गायन शैली जो है वो आपका वेदों के सम्मत होता है, शास्त्रों में जो लिखित है उसके आधार पर होता है। ओके, और जैसे कि कापालिक शैली में केवल और केवल गायन जो है वो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहां पर जो वेदमती शैली है इसमें गायन, नर्तन और नृत्य, वाद्य यंत्र, ये सब प्रमुख स्थान रखते हैं। ओके, एक प्रकार से पंडवानी यहाँ पर गायन शैली भी है और नृत्य शैली भी है और गाथा गायन भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ओके, प्रमुख रूप से वेदमती शैली में जो गायक इसको प्रस्तुत करते हैं वो अपनी भाव भंगिमा, ओके, और अपने जेस्चर से, है ना, एकदम पूरा वीर रस से परिपूर्ण, लाइक इस तरीके से पूरा आपका पूरे मंच को ध्यान में रखते हुए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ओके, ये वेदमती शैली का उदाहरण है।
प्रमुख रूप से यदि देखा जाए हमारे छत्तीसगढ़ में कि प्रमुख रूप से पंडवानी गायक में अगर बात करें तो एक तो तीजन बाई का नाम हम ध्यान में रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंडवानी को विशेष पहचान दिलाने वाले, छत्तीसगढ़ के इस लोक नृत्य को विशेष पहचान दिलाने वालों में तीजन बाई एक प्रमुख स्थान रखती हैं, प्रमुख भूमिका रखती हैं। ओके, तीजन बाई जो एकमात्र छत्तीसगढ़ की ऐसी विभूति हैं, व्यक्तित्व हैं, जिनको पद्म विभूषण प्राप्त हो चुका है नागरिक सम्मान में, पद्म भूषण, पद्मश्री। जापान की एक अवार्ड है फुकुओका अवार्ड, वो भी इनको प्राप्त हो चुका है, क्लियर है। तीजन बाई प्रमुख रूप से पारधी जनजाति को बिलोंग करती हैं। ओके, यह भी ध्यान रखना है। तो तीजन बाई कौन सी शैली की पंडवानी गायक हैं अगर ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि वेदमती शैली, ये वेदमती शैली के गायक में आते हैं, क्लियर है। इसके अलावा जैसे आप कापालिक में जाते हैं तो आप छाया वर्मा का नाम याद रखेंगे, झाड़ूराम देवांगन का नाम याद रखेंगे, ये प्रमुख पंडवानी गायकों के नाम हैं। ओके, जब पंडवानी गायन शैली के अंतर्गत गाथा गायन की जाती है तो उस समय मंच पर गायक के साथ साथ एक और प्रमुख भूमिका निभाई जाती है रागी के द्वारा। रागी कौन होता है? रागी जो है वो प्रमुख गायक को, यानी कि जो पंडवानी प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए। कैसे? तो बीच बीच में थोड़ी सी कह सकते हो कि राहत देने के लिए जो प्रमुख गायक है उसके साथ रागी जो है गायन की पंक्तियों को रिपीट करता है, दोहराता है, पुनरावृत्ति करता है। ओके, और बीच में हुंकारू भरता है, हाउ, ठीक, इस प्रकार से। तो उसको कहते हैं क्या? रागी। पंडवानी में प्रमुख जो वाद्य यंत्र हैं उसमें तमूरा, करताल, खंजरी और आवश्यकता अनुसार जो है कुछ अलग वाद्य यंत्र लोकल परंपरा के अनुसार वो प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे हारमोनियम वगैरह। ओके, लेकिन प्रमुख रूप से खंजरी, करताल और आपको जो है तमूरा, ये याद रखना है, क्लियर है। जैसे आपने तीजन भाई को देखा होगा वीडियोस वगैरह में, तो उनके हाथ में तमूरा, करताल, ये सब उनके हाथ में रहता है, क्लियर है। तो ये हो गई बात किसके बारे में? पंडवानी के बारे में, है ना। तो ये जितने पॉइंट्स हमने डिस्कशन किए, ये सारा कुछ पंडवानी के बारे में पूछा जाता है। फैक्ट वाइज आपको जाना है, और लिखित रूप में जब मेंस की तैयारी करते हो आप तो इसमें भी आपको इसी तरीके से जाना है। प्रमुख रूप से पंडवानी गायन शैली क्या है, उसमें वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से क्या यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, प्रमुख इसके प्रकार कौन कौन से हैं, कापालिक और वेदमती, उसके प्रकारों को अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। साथ ही साथ आपका जो है जो उदाहरण है, यानी कि गायकों के नाम हैं, वेदमती में कौन, कापालिक में कौन, ये जरूर आपको याद होनी चाहिए। उदाहरण के साथ इस प्रकार से कंप्लीट उत्तर आप मेंस में लिखते हो, ताकि फैक्ट वाइज जो हमने डिस्कस किया वो आप पूरा वन लाइनर याद कर लीजिए। ओके, फिर उसके बाद देखिए आता है आपका राउत नाचा। जैसन तुम लिहो दिहो तैसन देवो आशीष, अन्न धन भंडार भरे तुम जियो लाख बरिस। ये जो दोहा अभी आपने सुना, ये राउत नाचा के दौरान राउत जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह भी एक प्रमुख लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। ओके, दीपावली के अवसर पर लगभग 12 से 15 दिनों तक पूरा देवउठनी एकादशी, ये सब जो है पूरा आपका जेठौनी तक पूरा राउत नाचा चलेगा। राउत जाति के जो लोग हैं, अगर देखा जाए तो परंपरागत तरीके से जो पालतू पशु हैं किसानों के या गांव में जो पालतू पशु होते हैं, गाय भैंस, है ना, इनका क्या करते हैं, इनका पालन करते हैं, इनकी देखरेख करते हैं। ओके, तो ये जो दीपावली का अवसर होता है उस समय मान के चलिए कि 12 से 15 दिनों तक राउत जाति के जो लोग हैं वो छुट्टी पर होते हैं, अवकाश पर होते हैं। उनके मालिक उनको छोड़ देते हैं कि चलिए त्योहार मनाइए आप, क्लियर है। तो ये जो राउत जाति के लोग हैं इनके द्वारा एक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है जिसको हम राउत नृत्य कहते हैं। और ये जो राउत नृत्य है, राउत नाचा है, इसमें एक विशेष वेशभूषा इनके द्वारा धारण की जाती है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। ओके, इस चित्र में आपको नजर आ रहा होगा कि एक वेशभूषा है जिसमें पैरों में इन लोगों ने घुंघरू धारण किया हुआ है, पायल धारण किया हुआ है। ओके, घुंघरू हम कहेंगे,
और मयूर पंख जो है इस प्रकार से इनकी पीठ पर शोभायमान है, देख सकते हैं आप। कौड़ियों से वेशभूषा को सजाया गया है। ओके, इनके हाथों में एक आपका 3/4 हिस्सा बांस का एक होता है, जिसको भी ये कौड़ियों से रंग बिरंगे कपड़ों से इनको सजाते हैं, मयूर पंख से सजाते हैं। ओके, सोहई से सजाया जाता है। और इस प्रकार से एक बांस, पैर में घुंघरू और एक विशेष पोशाक पहन करके ये ग्रुप में, एक दलीय नृत्य है ये, राउत नृत्य जो है वो। और इस दलीय रूप में ये क्या करते हैं, अपने अपने मालिकों के घर घर जा करके डोर टू डोर ये डांस परफॉर्म करते हैं, नृत्य करते हैं। क्लियर है? नृत्य करते हुए पैरों की थिरकन हो जाएगी। ठीक है, बांस को इस तरीके से हाथ के माध्यम से ऊपर नीचे इस तरीके से करना, और फिर आपका जो है दोहा सुनाना। ये अलग अलग कुछ दोहे राउत नाचा के दौरान सुनाए जाते हैं। क्लियर है? ये जो दोहा होता है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ज्ञान वाले दोहे भी हो सकते हैं। ओके, और सामाजिक मुद्दों को लेकर के, सोशल इश्यूज को लेकर के जो दोहे होते हैं वह भी इसमें आपको नजर आते हैं। समाज की अच्छाई, समाज की बुराई, ओके, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और प्रमुख रूप से अपने मालिक को आशीर्वाद देते हुए इन दोहों का ये गायन करते हैं राउत नृत्य के माध्यम से। क्लियर है? गायों को एक बैंड, एक पट्टा, जिसको हम कहते हैं सोहई, ये सोहई जो है वो आपका देवउठनी के दिन, पूर्णिमा के दिन क्या किया जाता है, पहनाया जाता है, धारण करवाया जाता है। ठीक है, पशुओं के गले में सोहई बांधा जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो ये एक प्रमुख आपका नाचा, राउत नाचा, याद रखेंगे। राउत नाचा के इतिहास में अगर जाएं तो थोड़ा सा हम जो है बिलासपुर चलते हैं। बिलासपुर का राउत नाचा जो है वो आपका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जब भी राउत नाचा की बात आती है तो बिलासपुर के राउत नाचा को आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए फिर आता है आपका क्या, सुआ नृत्य या सुआ नाचा। सुआ नाचा, तो सुआ जो है वो क्या है, सुआ यानी तोता, है ना। तो पहली बात तो ये कि सुआ नृत्य जो है यह भी आपको दीपावली के अवसर पर देखने को मिलेगा। राउत नृत्य जो था वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो आपका सुआ नृत्य है, सुआ नाचा, ये प्रमुख रूप से आप याद रखें कि सुआ नाचा जो है ये आपका महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक झौहा होता है, एक टोकरी होगी बांस की बनी हुई, उस टोकरी में धान को रखा जाता है, पैडीज। ओके, और उसके बीच में कागज की एक डाली, कागज से बनाई गई एक डाली, उस कागज की डाली पर तोता, मिट्टी का तोता या सुआ, ये मुख्य रूप से वैसे तो 2 होते हैं लेकिन 2 से ज्यादा भी रख दिए जाते हैं। क्लियर है? ये जो तोता है सुआ, ये शिव और पार्वती का रूप माना गया है। तो इस धान से भरी टोकरी, इसमें तोता है, सुआ है, उसको बीच में रख करके उसके चारों ओर महिलाएं जो है नृत्य करती हैं, ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं। और इसी वजह से थोड़ी सिमिलैरिटी यहां पे नजर आती है गरबा, गुजरात का जो लोक नृत्य है उससे, और इसलिए सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा भी कह दिया जाता है। ओके, छत्तीसगढ़ का गरबा। तो इसके चारों ओर जो महिलाएं नृत्य करती हैं वो शिव पार्वती को दरअसल अपने दुख, अपने दर्द, अपनी पीड़ा के बारे में बता रही होती हैं, अपने प्रेम, अपने पति के प्रति समर्पण भाव, इसको एक गीत के माध्यम से, जिसको हम सुआ गीत कहते हैं, और नृत्य के माध्यम से, जो कि इस सुआ के चारों ओर वो नृत्य कर रही हैं, इस माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ओके, ये हो गया आपका सुआ नृत्य। प्रमुख रूप से जो कि जैसे हम बात करते हैं ना सुआ यानी तोता, तो तोता जो है उसकी आदत होती है क्या, हर चीज को रिपीट करने की, दोहराने की। एक बार आप उसको कह दे मिट्ठू, तो बाबा मिट्ठू मिट्ठू करता रहता है। आप अपना नाम बोलेंगे, नाम वो दोहराता रहेगा। तो वैसे ही जो सुआ गीत होता है, जो सुआ नृत्य के दौरान गाया जाता है,
इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति हम देख सकते हैं। तरी हरी नहाना रे मोर नहाना रे सुआ हो, तरी हरी नहाना रे मोर नहाना, तो तरी हरी, इस तरीके से बार बार रिपीटेटिव वर्ड्स यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं, शब्दों की पुनरावृत्ति। क्लियर है? तो ये आपका होता है क्या, सुआ नाचा या सुआ नृत्य। फिर इसके बाद आता है पंथी नृत्य। आप देख सकते हैं ये जो पंथी डांस है, पंथी नृत्य, जैसा कि नाम है पंथी, तो यहीं से आप याद रखिएगा कि पंथी ये सतनाम पंथ के लोगों के द्वारा किया जाता है, सतनाम पंथ। ओके, वही सतनाम पंथ जो कि गुरु घासीदास जी के द्वारा स्थापित किया गया है। प्रवर्तक हैं सतनाम पंथ समाज के गुरु घासीदास। गुरु घासीदास जिनका जन्म आपका जो है 18 दिसंबर सन 1756 को बलौदा बाजार के गिरौदपुरी में हुआ, अमरौती बाई और महंगू दास के परिवार में। पत्नी का नाम सुफरा और पुत्र का नाम अमरदास। गुरु घासीदास जो हैं गिरौदपुरी में जन्म उनका हुआ है और बलौदा बाजार के ही एक स्थान जिसका नाम है छाता पहाड़, वहां पर औरा धौरा वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की और ज्ञान प्राप्ति इनको हुई। भंडारपुरी वहीं गिरौदपुरी के पास में ही, जहां पर इनको निर्वाण मिला और उनकी समाधि है। गिरौदपुरी में सतनाम धर्म या सतनाम जो पंथ है, इसके प्रतीक के रूप में जैत खाम स्थापित किया गया है, जो कि 77 मीटर की ऊंचाई है और वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, जैत खाम। ओके, तो गुरु घासीदास जी के द्वारा जो सिद्धांत, जो सामाजिक उत्थान के लिए जो उनके द्वारा कार्य किए गए, उन्हीं चीजों को एक नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम पंथी नृत्य कहते हैं। मुख्य रूप से यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। एक दो जो पुरुष हैं वो यहां पर ढोलक या मांदर बजाते हैं, यानी कि वादन भी हो रहा है, यहां पे नर्तन भी हो रहा है, नृत्य, और साथ ही साथ गायन भी ये किया करते हैं। एक विशेष पहचान है पंथी नृत्य की कि इसमें इस तरीके से पिरामिड नुमा आकृति वगैरह बनाई जाती है। ओके, तो विशेष रूप से शारीरिक कौशल का प्रदर्शन यहां पर किया जाता है इस पंथी नृत्य के माध्यम से। पंथी नृत्य कभी भी किया जा सकता है। ओके, कोई विशेष आयोजन के दौरान ही ये होगा ऐसा नहीं है, जैसे कि राउत नाचा और आपका जो सुआ नृत्य है ये दीपावली के अवसर पर होता है ना। वैसे ही आपका जो पंथी डांस है ये साल में कभी भी किया जा सकता है। वैसे तो विशेष रूप से महोत्सवों में, लोक परंपरा के महोत्सवों में, और घासीदास जयंती 18 दिसंबर, इस दौरान कुछ परंपरागत तरीके से जो महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहां पर आपको पंथी नृत्य नजर आता है। ओके, तो ये हो गया आपका पंथी नृत्य। सोशल इशूज, समाज की बुराइयों, मद्यपान निषेध, है ना, घासीदास जी के सिद्धांतों, उसके आधार पर यहाँ पर गायन होता है, नर्तन भी होता है, वादन भी होता है। ओके, फिर बात करते हैं कर्मा नृत्य के बारे में। कर्मा जो नृत्य है ये आपका स्टार्ट होता है जो भादों का जो एकादशी है, भाद्रपद एकादशी, वहां से चालू होता है। ऑटम सीजन में ये आपका होता है। प्रमुख रूप से कर्मा जो नृत्य है वो आपका बिंजवाल, है ना, आपका खड़िया, उराव, किसान, कोल और बहुत सारे जनजातियों में कर्मा नृत्य जो है फेमस है। क्लियर? कर्मा नृत्य में यदि आप देखेंगे तो इसमें जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, दोनों पार्टिसिपेट करती हैं। मांदर वाद्य यंत्र इसमें भी प्रयोग में लाया जाता है। ओके, कर्मा नृत्य प्रमुख रूप से आपका जनजातीय नृत्य के अंतर्गत आ जाता है। ओके, बैगानी कर्मा, अलग अलग प्रकार हैं इसके आपके कर्मा डांस के। बैगा कर्मा, बैगानी कर्मा कहलाता है। ओके, है ना। तो जनजाति के आधार पर कर्मा के अलग अलग प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। प्रमुख रूप से धार्मिक नृत्य इसको बोला जा सकता है। ओके, ये आपका क्या है, कर्मा नृत्य। तो ये प्रमुख
नृत्य हम ध्यान में रखेंगे। आज के सेशन में हमने कवर किया है पंडवानी नृत्य, राउत नाचा, आपका पंथी नृत्य, दुआ नृत्य और आपका कर्मा नृत्य। ये प्रमुख नृत्य हैं जिसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ लेना चाहिए। एग्जाम में CGPSC में, CG व्यापम में, सभी में आपका वन लाइनर वाले एग्जाम्स में सब बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आते हैं। ओके, तो बात है इस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी जो है बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सजेशंस, आपके फीडबैक्स ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जा करके दे सकते हैं। ओके, और किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप चाहते हैं कि हमें वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप टॉपिक लिख करके हमको कमेंट करिए। ओके, थैंक यू सो मच।